जब भी साइड पर कोई भी कंक्रीट आता है, जब साइड पर कोई भी कंक्रीट आता है ना, तो हमें उस कंक्रीट को डायरेक्टली यूज़ नहीं करना पड़ता है। हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं इंजीनियर विजय कुमार। स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारे ये 5वें बैच के ट्रेनिंग है, इनकी साइट विजिट थी, तो हम लोग यहाँ पर साइट पर आए हुए हैं और हम कुछ बातें यहाँ पर करेंगे। जब भी साइट पर कोई भी कंक्रीट आता है, जब साइट पर कोई भी कंक्रीट आता है ना, तो हमें उस कंक्रीट को डायरेक्टली यूज़ नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले हमें कुछ टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। टेस्टिंग इन द सेंस क्या क्या करना पड़ता है कि उसका हमको टेम्परेचर चेक करना होता है। टेम्परेचर चेक करने के बाद स्लम्प टेस्ट करना पड़ता है कि कितना वर्केबल वो कंक्रीट है। तो नॉर्मल आरसीसी मेंबर में जब कंक्रीटिंग करनी होती है तो उसका जो स्लम्प का रेंज होता है 50 से 100 mm होता है। अगर पंपेबल कंक्रीट है तो 100 से लेकर के 130 mm तक हो सकता है। और ये चीज़ आपके ड्राइंग में गिवन होगी कि कितने स्लम का कंक्रीट हमको यूज करना है। तो जब कंक्रीट आएगा तो आपको प्रॉपर स्लम टेस्ट आप कैसे करना पड़ेगा। तो जब स्लम आप टेस्ट करते हो तो जो कोन होता है उसका साइज कितना होता है, 10 सेंटीमीटर टॉप में होता है, बॉटम में 20 होता है और उसका जो हाइट होता है 30 सेंटीमीटर होता है। तो उसमें क्या है कि हमको 4 लेयर में कंक्रीट भरना पड़ता है और हर लेयर की 25 टाइम्स टैंपिंग करनी पड़ती है। और जब हम उसको निकालते हैं तो पूरा स्मूथली निकालते हैं, झटके से नहीं निकालते हैं। और जब निकालते हैं तो देखते हैं तो उसमें कोलैप्स होता है। वो अब उसमें जितने वाटर मिला होगा उस वाटर मिले होने की वजह से वो कोलैप्स करता है। तो उसके बिहेवियर को हम कैसे चेक करते हैं, हमारा जो कोन होता है उसी में एक स्टैंड बना होता है और उसमें से हम टैंपिंग रॉड पर स्केल बना होता है, उसको इंसर्ट करके मेजर कर लेते हैं कि कितना इसका स्लम्प डाउन है। तो जो हमारा स्लम्प डिसाइडेड है उससे हमें पता चल जाता है कि कितना स्लम्प है और उसको अलाउ करना है कि नहीं है। और जो टेम्परेचर की बात होती है, टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है कंक्रीट बहुत तरीके से पड़ता है। अगर ठंडा है तब भी, अगर ज़्यादा हॉट है तब भी। अगर 11 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम टेम्परेचर हो जाता है तो उस टाइम को कंक्रीट यूज़ नहीं करना होता है। उस टाइम भी हमारा जो सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा गर्मी है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर है, तो जब गर्मियों के दिन में हमको कंक्रीटिंग करना पड़ता है तो उस टाइम टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो जिससे सरिया गर्म हो जाती है। तो उस सरिये के ऊपर डायरेक्ट कंक्रीट ला करके नहीं डाल देना है। तो अगर कंक्रीट डाल देंगे तो जैसे गर्म कढ़ाई के ऊपर पानी हम छिड़कते हैं तो चटक जाती है ना, वैसे कंक्रीट भी चटक जाएगी, क्योंकि जो थर्मल एक्सपेंशन है वो एकाएक होगा और जो कंक्रीट है और स्टील के बीच में दोनों अलग अलग थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो इस वजह से जब भी हमको कंक्रीटिंग करने से पहले जो हमारे सरिया है उसके ऊपर पानी छिड़क करके अच्छे से उसको कूल कर लेना है, यानी पानी का लगातार छिड़काव करते रहना, फिर हमको कंक्रीटिंग करनी है। कंक्रीटिंग हम करते हैं तो एक ही जगह पर हम ऐसा नहीं करते कि इकट्ठा करते रहते हैं। जैसे जैसे वहाँ पर इकट्ठा होता है, एक हम रॉड ले लेते हैं, उसका डायमेंशन मेजर कर लेते हैं, जितनी भी हमको थिकनेस चाहिए होती है उस स्लैब की। सपोज 125 mm थिकनेस हमको चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि बार बार इंसर्ट करके सरिये को देखते रहते कि प्रॉपर वही डेप्थ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बाकी वाटर लेवल पाइप के थ्रू हमने शटरिंग को सेटल कर लिया था, एक लेवल में कर लिया था। वो आप पिछली क्लासेस में आप लोग साइट विजिट में सीख चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर बातें नहीं कर रहे हैं। और जब कंक्रीटिंग हो जाता है तो कंक्रीटिंग होने के 24 घंटे के बाद हमको कंक्रीट की क्यूरिंग करनी पड़ती है। तो क्यूरिंग के लिए भी नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है, स्लैब की कंडीशन में हम पॉन्डिंग क्यूरिंग करते हैं। अब ये सब मेड देख सकते हो, ये इसमें बेड मोटार यूज़ करते हैं 1:8 से लेकर 1:7 का यूज़ करके सीमेंट सैड को आपस में मिला करके ऐसे ये मेड़ बना देते हैं। इस मेड़ में जो है पानी भरा रहना चाहिए एकदम लगातार, और ये पूरा कंटिन्यूअस। अगर ओपीसी आप सीमेंट यूज़ कर रहे हो तो आपको 7 से 10 दिन तक तराई करनी है एकदम बराबर, और बीच में सूखने नहीं देना है। और पीपीसी जब यूज़ करते हैं तो ये वही टाइम बस 10 से 14 दिन हो जाती है, क्योंकि उसमें जो सेटिंग टाइम होता है वो थोड़ा स्लो अपना गेन करता है स्ट्रेंथ, तो उसके लिए थोड़ा टाइम और चाहिए होता है। तो इस तरीके से हमको पूरा क्यूरिंग करना। और देखो, मान लो कि आपने क्यूरिंग की, पहले दिन क्यूरिंग पूरा लबालब पानी भर दिया, अगले दिन पता चला कि पानी सूख गया है, उसकी क्या क्या हानि हो सकते हैं उससे। सबसे पहले बात, जब हमारी क्यूरिंग होती है तो उस टाइम उसके अंदर जो है मॉइस्चर बना रहता है, और जैसे ही हमने पानी को वहाँ से रिमूव हुआ, या रिमूव तभी हो सकता है या मेड़ टूट गई हो या जो मौसम हो बहुत हॉट हो, दो ही कंडीशन में जो है वहाँ से मॉइस्चर उड़ सकता है वहाँ से। तो उस कंडीशन में अगर एक बार उड़ गया है वहाँ से, अगर मॉइस्चर आपने बराबर नमी नहीं बना करके रखा है तो उसके जो वाइड्स होंगे उसके अंदर एयर इंट्रैप कर जाएगी, और एक बार एयर इंट्रैप कर दी तो अगली बार जब तराई करोगे तो होल के अंदर पानी नहीं घुस पाएगा।
तो इस तरीके से आपकी पूरी क्यूरिंग जो है अधूरी रह जाएगी और वो जो स्ट्रेंथ हमको चाहिए होगा वो अचीव नहीं कर पाएगा हमारा स्लैब। तो अब और कभी कभी जब हम कंक्रीटिंग करते हैं और एक जगह पर ज़्यादा वाइब्रेटर चला देते हैं तो वहाँ पर ब्लीडिंग जैसा चीज़ सिचुएशन दिखती है। ब्लीडिंग में यही होगा कि जो सीमेंट सैंड का स्लरी होगा वो एकदम टॉप पर आ जाएगा और टॉप पर आने के बाद जैसे ही और जो हमारा कोर्स एग्रीगेट होंगे नीचे सेटल कर जाएंगे तो ऊपर जो रहेगा पूरा हमारा जो स्लरी रहेगा वो एक पपड़ी जैसा बन जाता है और बाद में वहीं पर वही क्रीप श्रिंकेज प्लास्टिक श्रिंकेज जैसा चीज़ें क्रैक आपको हेयर क्रैक दिखता रहेगा। तो वही बाद में सीपेज का रीजन बनता है। तो जब आप कंक्रीटिंग आप करोगे तो उसमें देखो जो भी रेडी मिक्स प्लांट से आया है उसका प्रॉपर प्रोपोर्शन सही होना चाहिए सीमेंट सैंड एग्रीगेट का। जो रेशियो उसमें दिया गया है प्रॉपर उसी रेशियो के हिसाब से वर्क करवाना है और उसमें किसी भी हालत में पानी को एक्स्ट्रा नहीं करना है। पानी एक्स्ट्रा मिलाने से काम आसान हो जाता है लेकिन पानी ज़्यादा होने की वजह से उसका स्ट्रेंथ भी कम होता है। और स्ट्रेंथ कम क्यों होता है इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जैसे कंक्रीट है, कंक्रीट के साथ हमने पानी मिलाया, ढलैया कर दी, तो जितना हमको पानी चाहिए होता है सीमेंट को हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए वो उतना एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी का जो मॉइस्चर होगा वो इवोपोरेट हो जाएगा। तो उसका ना कुछ तो प्लेस होगा ना उस कंक्रीट के अंदर में, तो वहाँ पर वाइट से बच जाते हैं तो इंटरनल हनीकम्बिंग हो जाती है और इस वजह से भी स्ट्रेंथ नहीं आता है। तो ये पूरा हमारा था स्लैब कंक्रीटिंग का। कोई भी आप कंक्रीटिंग करते हो, कंक्रीटिंग करने के बाद उसकी तराई प्रॉपर करनी होती है। अगर कॉलम में वर्टिकल मेंबर है तो वहाँ पर हम पॉन्डिंग क्यूरिंग नहीं कर सकते तो वहाँ पर गनी बैग लगा देते हैं। गनी बैग या स्प्रिंकलर क्यूरिंग कर सकते हैं पानी का छिड़काव करके। तो अगर आप एक बार छिड़काव किए हैं तो उसको सूखने नहीं देना है, दूसरी बार फिर कर देना उसको सूखने से पहले। तो साथ ही ये हमारा साइट विजिट था। अगर आप भी ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप हमें सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।